चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो स्वागत है आपका नए पार्ट में, नए लेक्चर में। और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 5। तो काफी मजा आ रहा होगा बेहतर तरीके से। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा के बारे में सब कुछ बता दिया था पूरे पिछले लेक्चर में। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो देख ले। सारे वीडियो के पार्ट जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो उसको बेहतरीन तरीके से देखिए, क्योंकि ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जो आप पीछे लेक्चर देखेंगे। क्लियर है? तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी जो है ग्राउंड स्टेट से, है ना, ग्राउंड स्टेट से किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम की, आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या होता है इसके बारे में भी बताते हैं हम। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम की जो है ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आयन ऊर्जा बोलते हैं। हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? इसके पीछे का रीजन ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेट इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है धीरे धीरे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इफेक्टिव वैल्यू, जेट इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है। और एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करती है। यहाँ तक हमने सब बताया था पिछले वाले लेक्चर में। और अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम लोग ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ग्राफ तो ग्राफ जो है हमने बनाया हुआ है, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, तो आप इसको देख लेंगे एक बार। तो अलोंग द पीरियड के लिए ग्राफ बना हुआ है। देखिए एक तरफ हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है, और एक तरफ हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो देखिए अगर अलोंग द पीरियड जाए, सबसे पहले अलोंग द पीरियड में कौन मिलता है, लिथियम मिलता है, देन बेरिलियम मिलता है, देन बोरॉन मिलता है, देन कार्बन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, फ्लोरीन मिलता है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप जो हमारे पास जीरो ग्रुप आते हैं, नियॉन है। ठीक है, तो देखिए लिथियम की क्या है, कम है, क्योंकि हमें पता है कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो लिथियम की सबसे कम होगी, देन बढ़ेगा, बेरिलियम की ज्यादा होगी। देन देखिए बढ़ना चाहिए था ना, बेरिलियम के बाद बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए, बट एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है आपको, इसकी कम होती है, बोरॉन की कम होती है, जबकि बेरिलियम की ज्यादा। अभी हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले तो उसमें बताएंगे। ठीक है, तो बोरॉन की कम हो जाती है, बेरिलियम की ज्यादा होती है। देन आगे बढ़ेंगे, कार्बन की ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की। अब फिर देखिए नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, बट ऑक्सीजन फिर कट गई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन फ्लोरीन है, देन नियॉन है। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास जीरो ग्रुप वाले होते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि देखिए जो आयनाइजेशन एनर्जी वाले होते हैं, जो हमारे पास जीरो ग्रुप होता है, तो जीरो ग्रुप में सब स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल होने की वजह से अगर हमसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने की जो मिनिमम एनर्जी लगती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब जब स्टेबल ऑलरेडी है, आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, और कोई नहीं चाहता कि अनस्टेबल हो जाए। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नोबल ग्रुप में। क्लियर है? नोबल ग्रुप क्योंकि स्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अलोंग द पीरियड, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं ग्रुप की। ठीक है, तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने में क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक रेडियस जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी क्या करती है, डिक्रीज करती है ऊपर से नीचे आने में। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी कम लगने लगता है। तो देखिए लिथियम क्या है, सबसे ज्यादा है। देखिए सोडियम की कम हो गई है, तो नीचे आ रहा कम होती है, पोटेशियम की और कम हो गई, रुबिडियम की और कम हो गई, सीजियम की और कम हो गई। तो ऐसा ऊपर से नीचे आने में डाउन द ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है, लगातार डिक्रीज करती रहती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी को बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर लिया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधता। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉन बंधता यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है। तो होता क्या है कि इसे सपोज करिए हमारे पास एक एटम है ना, और एटम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, एस न्यूट्रल विनो की न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधता, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी माने होता है कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन के प्रति कितनी चाह है, उसकी कितना चाहता है कि उसको इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी मिले। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है, एटम है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी उसको मिल जाए किसी भी एटम को, तो जितनी जल्दी उस इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, वही चीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। अच्छा अब जैसे मान लो कोई एटम ए है, ठीक है, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या हो जाएगा, अपने को पता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, और कुछ एनर्जी क्या होगी, एक्सचेंज होगी। अब वो एनर्जी एक्सचेंज क्या है, हो सकता है वो एनर्जी रिलीज कर रहा हो सकता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हो। क्लियर है? अगर एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, अगर एनर्जी क्या हो रही होगी, एनर्जी रिलीज करता है, क्लियर है,
रिलीज करता है तो कौन सी रिएक्शन होगी, मतलब कौन सा प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। क्लियर है, एक्सोथर्मिक। और मान लो अगर एनर्जी क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, मतलब क्या बोल रहा होगा, एनर्जी गेन नहीं, सॉरी, एनर्जी तब क्या होगी, एंडोथर्मिक होती है प्रोसेस। एंडोथर्मिक कब होता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, एब्जॉर्ब कर रहा हो। क्लियर है, तो बेसिकली क्या होगा, एनर्जी उस केस में क्या होगी, रिलीज कर रहा होगा, इसमें एब्जॉर्ब कर रहा होगा ना, एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब क्या केस में क्या होती है, एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उष्माक्षेपी, इसको बोलते हैं उष्माशोषी। तो अब होता क्या है कि ज्यादातर केस में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी रिलीज होगी है ना, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, यानी कि कौन सी प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक होता है। बट इन केस एक्सोथर्मिक के अलावा एंडोथर्मिक भी होती है। अच्छा, अगर मान लो यही इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, एक बार और गेन कर ले, ठीक है, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या लगी, 1 लगी हो, इसके बाद इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, फिर से एक बार और कर लिया, एक बार कर लिया, अब दोबारा करेगा, तो जब दोबारा करेगा ना तब हो जाएगी गड़बड़। तब गड़बड़ क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या थी, क्योंकि क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था। अब यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था फिर एक इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं, उस केस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से क्या होता है, एनर्जी क्या करनी पड़ती है, एनर्जी हमको देनी पड़ती है। एक तो एनर्जी देनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, एनर्जी भी दो और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी दो, दोनों काम करना पड़ता है। अब हम लोग डिफरेंस समझते हैं कि एक होता है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं डेल्टा Heg, और एक होता है हमारे पास सिंपली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों डिफरेंस ये है कि सपोज करिए हमने बोला कि 100 जो है एनर्जी लगती है, 100 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो 100 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर है, तो 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, और डेल्टा Heg जो हो जाएगा ना, अगर मान लो डेल्टा Heg की इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो उस केस में डेल्टा Heg की वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू माइनस में होगी, और अगर एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है, अगर हीट अब्सॉर्ब बेसिकली एनर्जी अब्सॉर्ब, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहां पर डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर डेल्टा Heg की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब एब्सॉर्ब करेगा, और जब नेगेटिव कब होगी, जब रिलीज करेगा। क्लियर है, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो हमने क्या करा बताया। अब एक एग्जांपल लेते समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास क्या है, लिथियम है, तो लिथियम में क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, गेन करा, है ना, लेकिन ये बहुत कम होगा, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, तो Li माइनस होगा, Li माइनस, और यहाँ पर जो इसकी डेल्टा Heg की वैल्यू है कितनी है, माइनस का 57 है, 57 किलो जूल पर मोल, है ना। इसके बारे में बात करेंगे पर मोल क्यों होता है, क्योंकि चूंकि एक मोल पे हम लोग देखते हैं कितनी एनर्जी की रिलीज हो रही है या एब्सॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन किया और यहाँ पर बनाया H माइनस, इस केस में डेल्टा Heg की वैल्यू कितनी है, माइनस की है जो है 72, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके कंपैरेटिवली क्या ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होने का मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉन की चाह ज्यादा है, इस एटम के प्रति इलेक्ट्रॉन को गेन करने की चाहत ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेंगे। तो अब हम लोगों ने बहुत अच्छे समझ लिया है, और फिर हम लोग जानेंगे कि आखिर अलोंग द पीरियड, क्लियर है, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप में क्या जो है वेरिएशन होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, और एक हैलोजन ग्रुप में इसका एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, यानी कि ये वह एनर्जी है जिसमें जो एनर्जी रिलीज होती है व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इज इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। इस वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे अभी, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंपल शब्दों में हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन एटम को, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वही उसकी क्या करता है, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या, गैसियस स्टेट का मतलब क्या होता है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि एटम जो है एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। अगर सपोज करिए हमारे पास कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, कंपाउंड है, सॉरी NaCl है। अब NaCl अपने को पता है क्या नमक होता है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड तुमको अपने को पता है बहुत सारे एटम क्या हो गए, इस तरीके से क्या होंगे, एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। क्लियर है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे। क्लियर है, तो यहां से क्या होगा, ये क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। अब किसी भी एटम को हमको क्या करना है, निकालना है। सपोज करिए हमको सोडियम को निकालना है, तो सोडियम को अगर मान लीजिए निकालते हैं, तो अलग से किसी भी एटम को निकालने में
अलग से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, यानी कि आइसोलेट करना पड़ेगा। अब तो भैया कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में तो आइसोलेशन वर्ड बहुत ज्यादा फेमस है, किसी को एक कमरे के अंदर जाके बंद कर दो। तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया, किसी भी एटम को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, एक कोने में अलग कर लिया, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। उस केस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी पढ़ते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई कि आगे आइसोलेटेड गैसेस स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपके अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप में क्या फंडा पड़ता है। देखिए अपने पास क्या है, ये जो हमारे पास इधर साइड मेटल होते हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, ठीक है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास है ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हेलोजन फैमिली है, ठीक है। हेलोजन के यहाँ लिख दे रहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले, और देन हमारे पास यहाँ पर क्या है, जीरो ग्रुप वाले हैं। देखिए अब होता क्या है कि जो जीरो ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, तो जो जीरो ग्रुप है ये अपने आप में स्टेबल है। अगर ये स्टेबल हैं तो ये क्या इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, आप बताइए। अगर ये स्टेबल है, क्या इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहता स्टेबल से अनस्टेबल होना। तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होती है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था और अभी भी बता रहे थे पीछे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है किसकी, सबसे ज्यादा तो हालांकि जो है हेलोजन की होती है, लेकिन सबसे कम जो अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कम जो होती है वो किसकी होती है, जीरो ग्रुप की, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब जस्ट इसके पीछे आते हैं हेलोजन ग्रुप में। अब देखिए हेलोजन ग्रुप के साथ क्या होता है, हेलोजन ग्रुप में हमें पता है क्या होता है, फ्लोरीन है, देन उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। ये चार जो है सबसे ज्यादा फेमस ग्रुप है हमारे पास। तो फ्लोरीन क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 9 होता है। 9 का मतलब क्या होगा, 2,7। ओ भाई साहब, अब इनके पास क्या है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या चाहते हैं, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भाई साहब, तो 8 इलेक्ट्रॉन करके क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ऑक्टेट वर्ड आएगा जो है केमिकल कंपाउंड वाले में, केमिकल जब टॉपिक पढ़ाएंगे हम लोग, तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास होगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है किसकी होती है, हेलोजन की होती है। अब इसके बाद कार्बन की बात करें तो कार्बन की भी क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, कार्बन की कम हो जाएगी। कार्बन की इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, 1:2:2p2 है ना। तो इसके लास्ट में जो है कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देन इसके बाद इनकी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि 5 होता है। 5 का मतलब क्या हो जाएगा, बोरॉन की अगर बात करें तो बोरॉन का 5 होता है, 2,3। अब देखिए ये जो हमारे पास ग्रुप है बोरॉन फैमिली ऑलरेडी 3 है इसके पास। ये हाफ जो है सेल में कंप्लीट है ना, हाफ इसका जो है डुप्लेट कंप्लीट है बेसिकली। तो अब इसके बाद हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड का मतलब क्या है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाफ फिल्ड है तो नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे, स्टेबल नहीं होगा और अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए इनकी भी क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए ये अपने को सब ध्यान रखना पड़ेगा। और मेटल्स की अगर बात करें तो मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ऑलरेडी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि भैया ये मेटल है, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना कि गेन। तो समझ में आ गया होगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या फंडा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ग्राफ के बारे में, और ग्राफ से हमको समझ में आएगा, कुछ एक्सेप्शन से इनको डिस्कस करेंगे, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरा खत्म हो जाएगा। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस टेबल को। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। तो ये टेबल हमने बनाई है जो अलोंग ये ग्रुप में बनाई है ना। तो अलोंग द पीरियड की अगर बात करें तो अलोंग द पीरियड तो हम लोगों ने देख लिया कि बढ़ती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, हेलोजन की होती है, अभी डिस्कस करेंगे यहाँ भी। इसके बाद उससे कम, सबसे कम जो होती है किसकी होती है, हमारे पास जीरो ग्रुप जो होते हैं उनकी होती है सबसे कम, और हमारे पास क्या होते हैं जो मेटल्स होते हैं उनकी सबसे कम होती है। कुल मिला के बात ये है कि अलोंग द पीरियड जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे, अलोंग द पीरियड में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्लियर है, बस हेलोजन को जीरो ग्रुप को हटा के। अब बात करते हैं हम लोग इधर। तो देखिए अगर हम लोग डाउन द ग्रुप की बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। देखिए जैसे जैसे हम लोग क्या आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। सबसे ज्यादा इसमें उसमें कम होने लगे, ठीक है। अगर इसी तरीके हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर में आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर से लेकर देखिए यहाँ पे यानी सल्फर की जो है ऑक्सीजन से क्या है, ज्यादा है। तो ये जो एक्सेप्शन है वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ऑक्सीजन की सल्फर से ज्यादा है, फिर उसके बाद क्या होने लगी, कम होने लगी। ओवरऑल जो है अगर बात करें तो ऊपर से लेकर नीचे जाने में घटती ही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक ऑक्सीजन और सल्फर का मिला। दूसरी बात एक फ्लोरीन का क्लोरीन में, देखिए क्लोरीन से ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोरीन की जो है फ्लोरीन से ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसीलिए जो सीरीज होता है, जो ऑर्डर होता है, क्या होता है, सबसे ज्यादा क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। होना पहले क्या चाहिए था, फ्लोरीन पहले होना चाहिए था, देन क्लोरीन बाद में होना चाहिए था, बट होती क्या है, फ्लोरीन के पहले फ्लोरीन के बाद में। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जान लेते हैं। फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इनके पास क्या होती है, जगह भी तो होनी चाहिए। इनके पास क्या होता है, जगह नहीं है ना। इनके पास डी ऑर्बिटल है, आपको पता है क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल है, जबकि फ्लोरीन के पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर किसी को ला रहे हो तो जगह भी तो होनी चाहिए। किसी घरवाली को लेके आ रहे हो तो अगर जगह नहीं है तो कहाँ रखोगे।
तो फ्लोरीन की ज्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। और इधर अगर बात करें, इधर देखिए सब की प्लस में हो गई। प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन उल्टा एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी ये रिलीज नहीं हो रही, एनर्जी देनी पड़ रही। अब जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये हमने जो है डिस्कस कर लिया, एनसीईआरटी में बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया, बस इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया अच्छे से, तो ध्यान रखिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोगों ने पूरा अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की। क्लियर है? तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखिए निगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना अपने को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ध्यान देना। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मतलब होता है, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, किसी भी बॉन्डेड पेयर में, क्लियर है, किसी भी बॉन्डेड पेयर में कोई एटम अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, कैपेसिटी क्या है, उसको अट्रैक्ट करने की, क्लियर है, उसको आकर्षित करने की, उसको अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, जो टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज करिए हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एग्जांपल है S2। अब अपने पता है S2 में क्या होता है भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है और उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम है। अब जब सेम है एटम है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्लियर है, क्योंकि सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे। आ रही बात समझ में, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा वो इन बॉन्ड पेयर में से ही तो ले जाएगा। जब उसके पास कोई अकेला एटम इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्या है ये नहीं उसके पास, जब तक वो नहीं करेगा, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं करेगा, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो। ठीक है, तो यहां से क्या करेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बात करो हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, हमारे पास क्या है, HCl है। ठीक है, अब HCl में क्या होता है, अब देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है, यानी कि क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और क्लोरीन की ज्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल निगेटिव ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को कितनी तेजी से खींच रहा है, क्लियर है, और ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि खींच ले रहा है तो इसकी कोई औकात नहीं है। ये कहता है ले जाओ भैया, हम गरीब आदमी क्या करें, तो इलेक्ट्रॉन यहां से ले गया। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिफरेंस भी काफी अच्छा आएगा। तो ये एग्जांपल है जो कि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, किसी भी कोई भी एटम अगर बॉन्डेड पेयर में, इंपॉर्टेंट बात है कि बॉन्डेड पेयर में बॉन्डेड बॉन्ड बना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम लोग अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है कि जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो उसको क्या बोला जाता है, डाइपोल बोला जाता है। और चूंकि ये क्या कहलाएगा, अगर डाइपोल है तो वैसे कौन सा डाइपोल है, पोलर डाइपोल है ना, एक प्लस एक माइनस है उसको क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केस में क्या सेम थी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, जीरो, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो उस केस में नॉन पोलर होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अपनी अलग अलग है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे, तो उस केस में पोलैरिटी आएगी, यानी धक्का मुक्की मचेगी। ये अपना कहते हैं हम ले जाएंगे, कहते हैं हम, चूंकि वही ले वही आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अच्छी होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे अलोंग द पीरियड और जो है डाउन द ग्रुप में क्या होता है। तो देखिए, तो लेफ्ट अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड ना, अलोंग द पीरियड की बात करें तो अलोंग द पीरियड क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। सबसे ज्यादा जो होती है किसकी होती है, हाइड्रोजन ग्रुप, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की सबसे ज्यादा होती है। उससे कम अगर बात करें ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, उसके बाद हम बात करें कार्बन की, उसके बाद बोरॉन की, और जितने यहाँ पर हमारे पास जो मेटल्स हैं उनकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नामात्र रह जाती है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई मतलब ही नहीं हो जाता, क्योंकि वो तो मेटल्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, ऑक्सीजन की उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से क्या होता है, सिस्टम चलता रहता है। लेकिन यहीं पे अगर बात करें अलोंग द ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में नीचे से ऊपर जाने पर, यानी कि नीचे से अगर हम ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे से ऊपर जाने में इंक्रीज करती है और ऊपर से नीचे आने में क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो अब इसकी डेफिनेशन और इसके टेबल के बारे में बताएंगे और देन उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन के बारे में लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द टेंडेंसी, है ना, टेंडेंसी ऑफ द एटम, किसी भी एटम की टेंडेंसी मतलब होता है कि क्या क्षमता है उसकी, है ना, टू अट्रैक्ट, क्या अट्रैक्ट करने की, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, वही बॉन्ड पेयर वाली। ये इंपॉर्टेंट बात है, बार बार इस पे हाईलाइट कर रहे हैं बॉन्ड पेयर पे, क्योंकि अकेले एटम किसी भी जो है इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन एटम अकेला है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से होंगे, मतलब खुद के होंगे, बॉन्डेड पेयर वाले चाहिए ना इसमें। तो बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टुवर्ड इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन स्टेट, है ना, तो स्टेट कंबाइंड स्टेट में होगा और बॉन्ड पेयर होंगे, देन जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, एटम की अगर सेकंड पीरियड की बात करें, सेकंड पीरियड देखिए लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रुप है हमारे पास।
सबसे ज्यादा आपको किसकी दिख रही है? फ्लोरीन की। अच्छा, फ्लोरीन की पता भी होनी चाहिए, फ्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 है, उससे कम नाइट्रोजन की, उससे कम जो है कार्बन की, उससे कम बोरॉन की, देन बेरिलियम, देन लिथियम। जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो क्रम है यानी कि जो ऑर्डर है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? इस तरीके से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सबकी जो है लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज कर रही है। तो अलोंग द पीरियड क्या करती है? इंक्रीज करती है। यहीं पे अगर हम बात करें जो डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाते हैं तो ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज करती है। ठीक है, वो बनाने की जरूरत है नहीं, हालांकि बिल्कुल सारे डेटा दे रखा है, डेटा किसी को नहीं याद करना है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने में ना, तो बस इतनी आप बात याद रख लीजिए कि अलोंग द पीरियड अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करती है? इंक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जबकि अगर हम बात करें ऊपर से नीचे आते हैं, अगर डाउन द ग्रुप आते हैं पीरियड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज करती है और नीचे से ऊपर जाने पे इंक्रीज करती है, जबकि अलोंग द पीरियड क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब हम लोग जो है एक पीरियोडिक टेबल में जो हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार समराइज करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए, ये हमने नॉर्मली पीरियोडिक टेबल बनाया नहीं है, बस जनरली इसे बना दिया है ताकि इसमें हमको ये सारी चीजें बताना चाहते थे, सारी चीजें। तो देखिए, अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो अलोंग द पीरियड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है? इंक्रीज करती है। सब डिस्कस किया हम लोगों ने। क्यों करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होती है? हैलोजन्स में होती है, क्योंकि हैलोजन्स तो बैठे हैं मुंह, तो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी अच्छी होगी। क्लियर है? और लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर बात करें, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो डिक्रीज करेगी। यहीं पर हम आयनेशन एनर्जी बात करें तो सेम ही है। आयनेशन एनर्जी क्या करती है? लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है। अच्छा, आयनेशन एनर्जी क्या थी? किसी भी गैसेस ग्राउंड स्टेट से गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को जो निकालने की यानी जो रिमूव करने की जो टेंडेंसी होती है वो आयनेशन एनर्जी होती है। तो हमें पता है कि जो राइट साइड वाले होते हैं, जो हैलोजन, जो हमारे पास जीरो ग्रुप वाले होते हैं, तो उनसे तो हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, यानी कि उनकी उससे सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी किसकी होती है? हैलोजन, जो हमारे पास जीरो ग्रुप वाले होते हैं। हैलोजन की क्या होती है? उससे ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि भैया वो खुद चाहते हैं कि उनको इलेक्ट्रॉन मिले और तुम उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इतनी ज्यादा मजाल, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए जो है हैलोजन्स की भी काफी ज्यादा होती है। उसके बाद हम लोग बात करें राइट टू लेफ्ट घटेगी और लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे, आयनेशन एनर्जी भी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है? इंक्रीज करती है। यहीं पे अगर बात करें डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप जो क्या होता है? नीचे से ऊपर जाने पे इंक्रीज करती है। आयनेशन एनर्जी लिखा हुआ है ना, आप देख लेना, रोटेट करके देख लेना। आयनेशन एनर्जी क्या होती है? नीचे से ऊपर जाने पे ना, ग्रुप में नीचे से ऊपर जाने बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी नीचे से ऊपर जाने बढ़ती है। अच्छा, क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखिए, नीचे अगर सबसे ऊपर वाले क्या होते हैं? ऊपर वालों की साइज सबसे ज्यादा होता है। साइज ज्यादा होने का मतलब साइज सॉरी छोटा होता है ना, नीचे से ऊपर अगर बात करें ऊपर वालों का साइज सबसे छोटा होता है, नीचे ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। तो जब साइज छोटा होता है तो उस केस में लोगों ने डिस्कस किया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जितना साइज छोटा होता है उतना ही क्या होता है? न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास उतना ही छोटा होगा तो न्यूक्लियस उतना ही पास होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को जो है अट्रैक्ट करने की जो पुलिंग पावर होती है सबसे ज्यादा होती है। तो जेट इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे आयनेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जो आयनेशन एनर्जी का जो क्रम है वही किसका है? जेट इफेक्टिव यानी कि नाभिकीय आवेश का भी वही क्रम है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी नीचे से ऊपर जाने में बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो है एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस ध्यान से देखिए। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लें अगर पहले एटॉमिक रेडियस बता देते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज करती है। सिंपल सा फंडा है कि ऊपर से नीचे आने में क्या होता है? सॉरी, बढ़ती है। ऊपर से नीचे आने में क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में साइज बढ़ता है, और साइज जितना बढ़ेगा सेल उतनी नंबर ऑफ सेल उतनी इंक्रीज करेगी। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने की वजह से यानी कि ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड, जो एटॉमिक रेडियस क्या करेगी? विल इंक्रीज कर जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट करने में क्या होता है? हम लोग डिस्कस किया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट घट जाता है, और राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? इसके पीछे का रीजन हमने सारा डिस्कस करा है, तो आप पिछले लेक्चर देखिए तब आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें नीचे ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या होती है? नीचे से ऊपर जाने पे इंक्रीज करती है, यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगी, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाएंगे क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये सारा फंडा था, एक बार आप अच्छे इसको रिवाइंड कर लीजिए, इसको रिवाइज करिए, ताकि अच्छे से ये टॉपिक क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। क्लियर है? और जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसको अच्छे से क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं, समझते हैं कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चंस को करना चाहिए। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो
तो जैसे कि मान लीजिए अब अगर अपने को एक आइटम दिया हुआ मैग्नीशियम 12 है, आयरन 18 है और क्रोमियम क्या 24 है, तो हमसे बोलता है कि भैया एक बात बताओ इसका जो पीरियड है कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, और दूसरी चीज बता दो कौन सा इसका ग्रुप नंबर क्या है। यानी कि पीरियड और ग्रुप नंबर हमसे पूछ लेता है। तो अब हम सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं कैसे करना होगा, याद करना होगा कि क्या करना होगा। तो याद नहीं करना होता, सारी चीजें समझने वाली है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम होता है 12। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया, सबसे पहले हमने बताया 1s में भरता है, देन उसके बाद 2s में भरता है, देन उसके बाद 2p में भरता है, और देन उसके बाद किसमें होता है 3s में भरता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि s में 2 भाग सकते हैं, p में 6, ये सारी चीजें बता चुके हैं। 1s 2s 2p 3s पूरी सीरीज हमने अच्छे से पढ़ाई है, शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर है जिसमें हमने बताया सारी चीजें। तो अब देखिए अगर ये जो हमारे पास 2 3 लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। ये इसकी जो सेल है कौन सी, थर्ड सेल है। तो जो इसकी सेल होती है वही इसका पीरियड नंबर होता है, यानी थर्ड सेल से बिलोंग करता है। तो सेल नंबर थर्ड है तो इसका मतलब पीरियड नंबर भी कितना होगा, थर्ड, यानी पीरियड कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। तो बहुत इजी है, जो इसकी सेल नंबर है लास्ट में वही इसका पीरियड नंबर होता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये कौन से ग्रुप से है। तो ग्रुप की अगर बात करें, देखिए लास्ट में s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, तो हमने अच्छे समझाया है कि अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, 3s2 है, इसका मतलब कौन से ब्लॉक से s में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, इसका मतलब s ब्लॉक से है। क्लियर है? s ब्लॉक में तो है, और दूसरी s ब्लॉक के कौन से ग्रुप से है, सेकंड ए से। सेकंड ए से इसका मतलब जो पीरियड होगा, इसका जो ग्रुप नंबर होगा कौन सा हो गया, ग्रुप नंबर हो गया इसका 2। क्लियर है? ग्रुप नंबर 2 हो गया, क्योंकि भैया सेकंड ए से लास्ट में s में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रुप नंबर 2 हो गया। तो ये था हमारे मैग्नीशियम के बारे में। इस तरीके आर्गन के बारे में लोग बात करते हैं, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब देखिए इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी लास्ट 3 आ रहा, 3 आ रहा है, इसका मतलब जो इसका पीरियड नंबर हो गया कितना हो गया, पीरियड नंबर भी थर्ड हो गया, तीसरा हो गया। अच्छा, अब एक बात समझिए, p में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन भर दे रहा है। जब p में मैक्सिमम 6 भर ही सकते हैं और पूरे 6 भरे, इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल है, फुली पेयर्ड है। और फुली पेयर्ड इसका मतलब कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, जीरो ग्रुप से बिलोंग करेगा। अच्छा, जीरो ग्रुप से बिलोंग करेगा, कंफर्म हो गया ये चीज। तो अब हमारे पास क्या आर्गन है, तो इसका जो ग्रुप नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर जनरली हम लोग बात करें तो लास्ट की जो 2 सेल्स होती हैं उनको, उनके इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लेते हैं। 6 और 2 कितना होता है, 8। 8 में अगर हम लोग 10 ऐड कर लें, जनरली 10 क्यों ऐड करते हैं, 10 इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि बीच में आते हैं डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक की वजह से 10 का गैप आ जाता है। तो ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, 18 हो जाएगा। तो 18 ग्रुप नंबर से है, क्योंकि 6 से ये हमें पता चल गया। तो 18 ग्रुप से क्यों है, क्योंकि लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फुली पेयर्ड है, और फुली पेयर्ड तो वही होते हैं जो हमारे पास कौन से होते हैं, जीरो ग्रुप के होते हैं। इसलिए हम लोगों ने डिस्कस किया। तो समझ में आ गया पीरियड और ग्रुप किस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, क्रोमियम। अच्छा, क्रोमियम के बारे में बताया था, ये क्या करता है, ऑफ बाहु रूल को फॉलो नहीं करता, एक्सेप्शन है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 3d 3d5 और 4s1 है ना। तो देखिए अब इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसमें, देखिए इलेक्ट्रॉन तो s में फिल हो रहा है, बट लास्ट से इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, इसका मतलब ये s का नहीं है। s का इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा ना, इसमें 2 थे इसमें 4 थे है ना, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन जंप करने की वजह से हाफ फिल हुआ है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये कौन सा सेल थे, मतलब इसकी जो सेल नंबर कौन सा है, सेल नंबर तो 4th है। सेल नंबर 4th है, इसका मतलब जो इसका पीरियड नंबर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा इसका 4था। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो कि हमें पता होना चाहिए कि जो 3d वाला है, 3d बाद में आता है, 4s के आता है, पहले आता है, क्योंकि इसमें n+l रूल से 3d को बाद में आना होता है, 4s को बाद में। इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरता है, d वाले में भरता है। और d वाले में भरने की वजह से कौन से ब्लॉक से, d ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर है? तो d ब्लॉक का एलिमेंट है, पीरियड नंबर 4 है, और जो ग्रुप नंबर है वो भी कितना है, ग्रुप नंबर भी अगर ग्रुप नंबर की बात करें तो देखिए 2 इधर से हो गया हमारे पास, 14 यानी ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 6 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये हमारे क्वेश्चन थे जिसके जो किसके ऊपर बेस्ड थे, पीरियड और ग्रुप के। कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसे लेते हैं जो एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, और आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इनके ऊपर बेस्ड होते तो लेते हैं। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है सोडियम एल्यूमिनियम फास्फोरस क्लोरीन, इसके बारे में हमको क्या पता है, एटॉमिक रेडियस के बारे में। अब ध्यान देखिए, सोडियम एल्यूमिनियम फास्फोरस क्लोरीन ये सारे क्या है, अलोंग द पीरियड है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 13 है, 15 और 17 है, यानी सब अलोंग द पीरियड की बात हो रही है। और अलोंग द पीरियड हमें पता है एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी सबसे ज्यादा जो होगा किसका होगा, सोडियम का हो जाएगा, देन उससे कम एल्यूमिनियम का, देन उससे कम फास्फोरस का, देन उससे कम क्लोरीन का। क्लियर है? सारा खेल जो है जेड इफेक्टिव का है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सबसे ज्यादा होता है,
ठीक है। लेकिन चूंकि अलोंग द पीरियड की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये सारा खेल होता है। तो ये आपको क्रम याद रखना पड़ेगा, ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, याद नहीं करना मतलब सारी चीजें समझने वाली हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आयनियन एनर्जी की। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब फिर वही बात, ये भी सारे अलोंग द पीरियड की बात हो रही है। अलोंग द पीरियड क्या होता है? बढ़ता ही है, ठीक है। अलोंग द पीरियड अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो अलोंग द पीरियड बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? फ्लोरीन का। देन उससे कम ऑक्सीजन का, देन उससे कम नाइट्रोजन का, सबसे कम किसका हो जाएगा? कार्बन का हो जाएगा। क्योंकि आयनियन एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड आयनियन एनर्जी। और आयनियन एनर्जी हम लोग निकालते हैं कहां से? ग्राउंड स्टेट से। ग्राउंड स्टेट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब उसको खुद चाहिए फ्लोरीन को, और तुम इलेक्ट्रॉन उल्टा निकाल ले रहे हो, मतलब ये तो घोर अन्याय है। इसलिए इसकी आयनियन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। हमने बताया था इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होना क्या चाहिए था ऑर्डर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए? क्योंकि ऊपर से नीचे आना, देखिए ये बात हो रही है यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है, क्योंकि ये सारे ग्रुप के एक ही ग्रुप के क्या है? एलिमेंट है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो सबसे ज्यादा जो होनी चाहिए फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेशन थी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा की, पर हुआ नहीं ऐसा। क्योंकि आपने पता है फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जगह भी तो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रखने की, तो जगह ना होने की वजह से क्लोरीन के पास जगह भी होती है और इतना बढ़िया है, मतलब ठीक ठाक है, एटलीस्ट फ्लोरीन सबसे ठीक ही है कि इलेक्ट्रॉन को गेन भी ठीक ठाक कर लेता है। तो ज्यादा एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो चाह है इलेक्ट्रॉन को पाने की, वो सबसे ज्यादा क्लोरीन में होती है, देन फ्लोरीन में होती है, देन ब्रोमीन में होती है, देन आयोडीन में। तो ये भैया एक्सेप्शन में है, ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ऑफ एक्सेप्शन। किसमें एक्सेप्शन है? केवल फ्लोरीन और क्लोरीन में, बाकी किसी में नहीं है। और एक्सेप्शन का रीजन भी हमने समझा दिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हम लोगों ने डिस्कस। सो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमको आयनियन एनर्जी का जो है ऑर्डर बताना है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान है। अब देखिए आयनियन एनर्जी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करती है? इंक्रीज करती है, और नीचे से ऊपर जाने पे क्या करती है? इंक्रीज करती है। अगर ग्रुप डाउन द ग्रुप बात करें तो घटती है, और नीचे से ऊपर जाने बढ़ती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे, और उन एक्सेप्शन में आपको पता होगा बेरिलियम और बोरान था। बेरिलियम की कम होनी चाहिए थी, बोरान की ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। बेरिलियम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरान। हमने बताया था बेरिलियम की होती है 899, जबकि इसकी कितनी होती है? 801। वो याद नहीं करना, वो बस जस्ट फॉर नॉलेज। कुछ एक्सेप्शन है जो उनको हाईलाइट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो होती है इसकी होती है, देखिए ये हमारे पास जीरो ग्रुप पड़ा हुआ है, और जीरो ग्रुप की तो आयनियन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल, स्टेबल एलिमेंट है ना। तो सबसे ज्यादा जो होती है किसकी होती है? हीलियम की होती है। उससे कम, अच्छा हीलियम के पहले कौन आएंगे? हाइड्रोजन, क्योंकि इनको हाइड्रोजन एक आवारा तत्व की तरह माना जाता है। तो हाइड्रोजन कहां का रखा गया? हाइड्रोजन को अपने को पता है कि एस ब्लॉक के फर्स्ट एक ग्रुप में भी रखा गया, और हाइड्रोजन के पास भी रखा गया। तो हाइड्रोजन इसके जस्ट पहले तो हाइड्रोजन ही आएंगे ना। तो इसके बाद कौन आना चाहिए? हाइड्रोजन आ जाएगा। हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद कौन आना चाहिए? इसके बाद आना चाहिए था बोरॉन, बट आता कौन है? बेरिलियम। इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सेप्शन, बार बार बोल रहा हूं, याद रखिएगा। तो बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरॉन से, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद हमारे पास बचा कौन? लिथियम। तो ये जो है हमारे पास ऑर्डर है किसका? आयनियन एनर्जी का। तो कुछ क्वेश्चन है वो काफी बेहतर है और काफी मजा भी आ रहा है, इसी तरीके पढ़ते रहिए। अब बात करते हैं लोग एटॉमिक साइज की। तो एटॉमिक साइज हमारे पास ये जो हमारे पास कुछ एनायंस है, ठीक है। तो इनमें इनके एटॉमिक साइज के बारे में बताना है। इसी को हम लोग आयनिक रेडियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। आयनिक रेडियस का हमको क्या बताना है? ऑर्डर बताना है। तो देखिए हमने एक चीज बताई थी जब लेक्चर पढ़ा रहे थे, हमने बताया था कि जो एनायन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, भाई एनायन है तो जाहिर सी इलेक्ट्रॉन को गेन ही करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जितना गेन करेगा उतना ही ज्यादा उसका साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और जितना ज्यादा साइज इंक्रीज करेगा उतनी उसकी क्या होगी? आयनिक रेडियस होगी। सिंपल सी बात है, साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगी। और जितना कैटायन होगा, कैटायन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। भाई अगर प्लस कब आता है? प्लस तब आता है जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर प्लस आएगा, और जितना ज्यादा प्लस उतना ही साइज छोटा। तो सबसे ज्यादा जो आयनिक रेडियस होने वाली किसकी होनी चाहिए? O-2 की, वो होगी भी। इसके बाद F- की, ठीक है। तो उसके सबसे ज्यादा ये। अब देखिए अब इसके पास प्लस 2 चार्ज, इसके ऊपर प्लस 1 चार्ज है, तो यानी कि ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। यानी कि ये वाला होगा Na+, के बाद कौन हो जाएगा? Mg+2। तो ये है हमारे पास ऑर्डर किसका? ये हमारे पास ऑर्डर हो जाता है आयनिक रेडियस का इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? अच्छा, इस क्वेश्चन में भी हमको आयनियन एनर्जी के बारे में बताना है। तो आयनियन एनर्जी, देखिए एक चीज अगर आपको पता चल जाए तो बाकी सारी चीजें अपने आप पता चल जाती है। हमने ऑलरेडी जो है ऑर्डर सारे बता दिए हैं। तो आप आयनियन एनर्जी निकाल लीजिए, एटॉमिक रेडियस भी निकाल लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दीजिए, सारी चीजें आप डिस्कस कर चुके हैं, ये आप घर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। तो देखिए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, कार्बन की, क्योंकि कार्बन लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की। फिर वही बात देखिए बेरिलियम बोरॉन आ गया, अभी हमने बताया बेरिलियम बोरॉन में सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी बोरॉन की, बट होती किसकी है, बेरिलियम की। तो बेरिलियम आएगा आगे, फिर उसके बाद आएगा बोरॉन, और सबसे कम आएगा लिथियम, क्योंकि भैया लिथियम तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बहुत आसानी से कर देंगे, क्योंकि मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बहुत बढ़िया होती है। तो कहते हैं ले जाओ, में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देंगे तो ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, इसलिए इनकी आयनाइजेशन की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ये हमारे पास क्या होने वाला ऑर्डर। दो तीन क्वेश्चन लेके और इसको क्या करेंगे हम लोग, इस टॉपिक को खत्म करेंगे। सो अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको बताना है कि आयनिक रेडियाई का जो है ऑर्डर क्या होगा। तो आयनिक रेडियाई फिर वही बात है कि जितना आयन का साइज बड़ा उतना ही जो है आयनिक रेडियस, साइज बड़ा होने पे क्या होता है, आयनिक रेडियस बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि देखिए इसमें 3 चार्ज है, 2 चार्ज इसमें 1 चार्ज, इसमें इसका मतलब ये इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इसमें 2 करें, इसमें कितने करें, 1 करें, तो 3 करा होगा। इसका मतलब ऑर्डर क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा इसका, देन इसके बाद इसका, देन सबसे कम इससे इसका, फिर इससे कम, फिर इससे कम, ठीक है। तो ये ऑर्डर इसका आयनिक रेडियस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना है हमको किसकी, Na+ की। Na+ की हमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना है यदि आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक्चुअल में आयनाइजेशन एनर्जी काफी टाइप की हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, क्यों, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और हमेशा ध्यान रखना सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाले से ज्यादा होगी, थर्ड वाली सेकंड वाले ज्यादा होगी, क्योंकि जितना बाद में इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन दिया है उसके केस में तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्सन लगेगा और उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि निकलेगी तो कम, देना ज्यादा पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सोडियम की 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या करा होगा, लूज, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा तभी जाके इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी हुई होगी। लेकिन सबसे पहले ये जो हमको गिवन है, ये जो हमको गिवन, इसका मतलब ये कैसे हुआ होगा, ये हुआ होगा यूं, यानी इसने क्या करा होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करा होगा, तो हमको दिया है उस केस में हमको जो पता है कितनी है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, जो Na+ है इसने क्या करा हो, फिर से इलेक्ट्रॉन ले लिया हो, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, Na में। तो ये क्या है, जस्ट इसका उल्टा ही तो है। अरे ध्यान से देखिए, अगर ये बात करें तो एक प्रकार से इसकी उल्टी तो लिखी हुई है, अगर ये इसका उल्टा है तो ध्यान रखना बस माइनस साइन लग जाता है, बाकी पूरा चीज सेम रहती है। और वैसे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, जो एंथैल्पी होती है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, बस उसमें साइन प्लस और माइनस होता है। यहाँ पे ये जस्ट इसका उल्टा होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो लूज और गेन जस्ट उल्टा है, माइनस साइन का अंतर है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का फंडा है, इसमें क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जस्ट माइनस का अंतर होता है, तो -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जेईई में, ये जो है AI ट्रिपल में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप जेईई के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं ना। तो ये हमने आज हम लोगों ने इस टॉपिक को क्या कर दिया, बेहतरीन तरीके से, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आज का जो टॉपिक था वो पार्ट नंबर 5 था, और हमें जैसा कि हमने बताया बहुत मजा आ रहा है, और उम्मीद है आपको भी आएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करिए, पार्ट 5 बना दिए, तो 1 2 3 4 रैंडमली मत देखिएगा, एक के बाद 2 3 4 5 ऐसे देखिए, ताकि आपको भी मजा आए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और उस बेल आइकन को भी क्या करें, प्रेस करें। धन्यवाद।